This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने करीब 4400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की शुरुआत की। वजीर आजम ने मरकजी हुकूमत के हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए मकानात भी मुस्तहिक लोगों को अलॉट किए, साथ ही मुस्तहिक लोगों को उनकी चाबियां भी सौंपी। इन प्रोजेक्टों की कुल लागत तकरीबन 1950 करोड़ रुपए है। जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार की इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती है। और जब आप किसी गांव में 50 लोगों को मिलना तय और 50 को मिल जाता है, किसी के पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी पहचान न हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार सबको मिलता है, मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है। दिल्ली में अफसरान के तबादलों और तैनाती के मामले में आईनी बेंच के फैसले के अगले ही दिन यानी कि आज केजरीवाल हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने केजरीवाल हुकूमत ने सर्विसेज के सेक्रेटरी के तबादलों का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है। CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच को तश्कील करेंगे। इस मौजू पर क्या कहा संजय सिंह ने, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के LG जो है वो एक अहंकारी, घमंडी और तानाशाह लाट साहब है। तो वो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को नहीं मानते, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। तो क्या ऐसे LG को अपने पद पर रहने का हक है? ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत हटा देना चाहिए। जो आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से मना कर दे तो फिर बचता क्या है? ये तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं। और यह आदेश कितना स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास संपूर्ण नियंत्रण 3 विभागों को छोड़कर केजरीवाल जी के सरकार के पास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा अधिकार उनके पास होगा। मंत्रिमंडल का फैसला LG के ऊपर बाध्यकारी होगा। विधानसभा को सब पूरे अधिकार होंगे कानून बनाने के। सारा कुछ कह दिया। उसके बावजूद तानाशाही दिखाना है, लाट साहबगिरी दिखाना है तो दिखा रहे। तो इसलिए आज सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट और मैं समझता हूं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत है, उसी तरह की कार्रवाई है। भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये कोई बात ही नहीं है कहने की। एक रेगुलर बेंच थी जिसने संविधान पीठ से इन विषयों पे अपनी राय मांगी कि संविधान पीठ निर्णय ले, सर्विसेज किसके पास रहेगी। संविधान पीठ ने अपना निर्णय ले लिया। अब उस रेगुलर बेंच को फैसला देना है उसी आदेश के प्रकाश में, जो आदेश संविधान पीठ का आया है। तो कहीं अब इसमें कोई गुंजाइश LG के पास या मोदी जी के पास या केंद्र सरकार के पास भागने की है ही नहीं। कहां चले जाएंगे वो बेचारे? अब ये हो सकता है कि विक्षिप्तता की स्थिति में कोई अपना कपड़ा फाड़ के घूमने लगे तो मैं उसकी बात नहीं कह सकता, लेकिन अब कोई भागने की गुंजाइश है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने आज बीजेपी पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टेट के शराब घोटाले में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ED भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। हम लोगों की तरफ से ED को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है
कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है, अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। दूसरी बात यह है कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब के विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? सवाल इस बात का है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायदा तो उसको मिला, डिस्टिलर को, और उन्होंने यदि स्वीकार किया है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जो बात आई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है ईडी और डिस्टिलरों के बीच में साठ-गांठ हो चुका है, या भारतीय जनता पार्टी साठ-गांठ हो चुका है, और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है, तभी उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं। नहीं तो ये तो किसी भी उठा के ले जा रहे हैं, किसी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर चुके हैं कि हमने बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब बेचा, तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब यह है कि डिस्टिलर को भारतीय जनता पार्टी आज बचा रही है, या ईडी के साथ उसका साठ-गांठ हो चुका है, यह स्पष्ट हो गया है। इसमें वो जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके आधार पर हो, चाहे कोई शिकायत करे तब, लेकिन इस मामले में यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो यदि उसी को संज्ञान में लेकर भी एसीबी इसमें कार्रवाई करेगी। इस मामले में हम विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी ले रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसमें एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पीएमएलए अंतर्गत ईडी का कार्य किसी अपराध के कमाई से जब्त संपत्ति की जांच करना, उन्हें राजसात करना और दोषियों को सजा दिलाना है। हमारे राज्य में तो ईडी के अधिकारी पुलिस की तरह मूल अपराध में विवेचना कर रहे हैं। ईडी का यह कार्य संघीय ढांचे के मूल भावना के विपरीत है। ईडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही समस्त अवैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध विधिवेत्ताओं से हम सलाह मशवरा कर रहे हैं और शीघ्र ही समुचित कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे। साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा पर निकले हैं। सचिन की ये जन संघर्ष यात्रा 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें सचिन पायलट अजमेर से जयपुर तक सफर करेंगे। इस खबर पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान के शर्मा से हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। सचिन पायलट राजस्थान में जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई में ये जन संघर्ष यात्रा है या फिर ऐसे में ये खुद का और उनका अपने आप में उनकी पार्टी के लिए संघर्ष है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, मेरे साथ के शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट, मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, ये जन संघर्ष यात्रा हो या जो भी नामों दे रहे हो, वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर में एक आंतरिक कलह है। हमारी चिंता इसमें यह है कि इस अंतर कलह से जब से राजस्थान में गहलोत की सरकार बनी तब से हम लगातार इस तरह का जो है संघर्ष देखते आ रहे हैं और अंतर कलह
सरकार के अंदर क्या देखा। सचिन पायलट का खुद के लिए संघर्ष है, खुद का वजूद बचाने के लिए संघर्ष है? ये वो समझे, हम तो वो अंतर्कलह से जो राजस्थान की जनता प्रभावित हो रही है, उसके डेवलपमेंट के काम प्रभावित हो रहे हैं, जो वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है और केवल पूरी सरकार अपने कुर्सी बचाने में ही जुटी हुई है, इससे जो वहाँ के जनता का नुकसान हो रहा है उसको लेकर हम चिंतित हैं। बाकी तो पूरा देश देख रहा है कि एक दूसरे में जुबानी लठ चल रहे हैं और कोई सीएम अपने पूर्व डिप्टी सीएम को के ऊपर में राजद्रोह का केस लगा रहा है, उसे निकम्मा बता रहा है, उसे जो है असफल व्यक्ति बता रहा है। दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम अपने सीएम को भ्रष्टाचार का संरक्षक बता रहा है। तो ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हम इसका खामियाजा देख रहे हैं। इसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। इसलिए हमारी मांग है कि आप अपना अंतर्कलह दूर करें और वहाँ जनता का विकास करें। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़, जो कि अब संभव भी नहीं है क्योंकि अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इस बार राजस्थान की जनता इन दोनों को सत्ता से बाहर कर देगी। 125 किलोमीटर की ये यात्रा निकाली जा रही है। सवाल ये है, क्या 125 दिन भी राजस्थान की जनता के नाम रहे? बिल्कुल नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ कि 125 मिनट भी नहीं रहे, सिवाय आए दिन वहाँ पर जो है अंतर्कलह, एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर आरोप, इसके सिवाय जो है वहाँ के सरकार में और कुछ नहीं चल रहा। साल के अंत में चुनाव होने हैं, तैयारी कितनी है आपकी? हम तो पूरी तरह जनता के बीच में हैं और जनता के हर मुद्दे को भी उठा रहे हैं और जनता का हमको भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप के शर्मा साहब को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि साल के अंत में जब चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो परिणाम होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान के अंदर सत्ता पर काबिज होगी। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। हज पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए इस बार हुकूमत की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। जून से शुरू हो रहे हज के सफ़र में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 26 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक जारी रहने वाले सफरे हज के लिए दिल्ली हज कमेटी की जानिब से खास इंतजामात किए गए हैं। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से सफरे हज पर पाबंदी थी, लेकिन इस बरस पाबंदी को हटा लिया गया है, जिसके बाद इस बरस दिल्ली से 2540 हाजियों का पहला जत्था रवाना हो रहा है। आपको बताते चलें कि सफरे हज के लिए 21 मई से फ्लाइट्स का आगाज हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कौसर जहां ने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर हज उड़ानों के सिलसिले में एक मीटिंग करी। इस मीटिंग में CISF, सिविल एविएशन, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इमिग्रेशन तथा दीगर शोबे के अफसरान ने हिस्सा लिया। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की सदर मोहतरमा कौसर जहां ने मुंतखब शुदा हज यात्रियों से गुजारिश करी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए तय राशि 81,800 रुपए को बैंक में जमा कराने के बाद की रसीद, पासपोर्ट, सफेद बैकग्राउंड वाली एक फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट और दीगर कागजात दिल्ली स्टेट हज कमेटी में जमा करा दें, जिससे कि सफर के दौरान आज़मीन हज को किसी भी किस्म की तकलीफ न हो। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान में 6 खित्तों से पहुंचने वाले हज आज़मीनों के लिए ट्रांजिट कैंप लगाया जा रहा है, जिससे आज़मीन हज को हर तरह की सहूलियात फराहम कराई जा सके। आज़मीन हज के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। हज के सफ़र का इस साल जून के महीने से आगाज़ हो जाएगा। इस मुद्दे पर यूपी के अक़लियती फलाह बहबूद वज़ीर दानिश अंसारी से हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है। अब कुछ ही दिन रह गए हज यात्रा के लिए, फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से तैयारी कर रखी है हज यात्रियों के लिए? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे देश के जो हमारे हज के जो सफ़र पे जाने वाले हमारे जितने भी तमाम लोग हैं, उनके बेहतर व्यवस्थाओं के लिए, उनके बेहतर सुविधाओं के लिए, उनकी सहूलियत के लिए लगातार हमारे मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है।
हमने लगातार अलग अलग जगह अब कैंप भी लगने की शुरुआत हो चुकी है, हज की ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। हमने जो हज हाउस है हमारे लखनऊ में, इस बार उत्तर प्रदेश में बनारस से भी हज की फ़्लाइट उड़ेगी। हर जगह हम व्यवस्थित कर रहे हैं, जिलों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाजी लोगों को बता रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं कि कैसे हज पे जाना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रूल रेगुलेशन जो है फॉलो करना है। तो हम एक अच्छी व्यवस्था और बेहतर व्यवस्था अपने हाजियों को देने के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस नहीं लग रही है, बिना महरम के जो लोग जा रहे थे उनकी उम्र सीमा में भी कहीं ना कहीं कटौती की गई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 25 एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए हैं जिससे यात्री अपनी सहूलियत के हिसाब से जा सकते हैं। कितना बड़ा कदम मान रहे हैं? देखिए, हमारी जो मोदी सरकार है, हमारी योगी सरकार, ये आम जनता के विकास के लिए काम करने वाली, उनकी सहूलियत के लिए काम करने वाली सरकार है। हमने देखिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया, हमने जो फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू होती थी जो सरकार पहले करती थी उसको हमने फ्री कर दिया कि वो खुद अब यात्री जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा फॉरेक्स कार्ड ले जा सकते हैं। SBI ने शुरुआत की है फॉरेक्स कार्ड की। ये सुविधाएं, ये जनता की सरकार है जी। हम अपने मुस्लिम भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं व्यवस्था कैसे दे पाएँ, हम उस दिशा में काम करते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अच्छी समुचित व्यवस्था हमने हज यात्रा के लिए बनाई है और हमारे हाजी भाई आराम से जाके हज यात्रा करें, हमारे देश के मुल्क की तरक्की की दुआ करें, हम यही कामना करते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, निकाय चुनाव के नतीजे भी आने हैं, तैयारी पूरी है, उम्मीद पूरी है, लग रहा है कि इस बार सरकार बनाएंगे और जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग निकाय में जीत के आएंगे? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार, हमारे केंद्र की मोदी सरकार, योगी सरकार और नगर पंचायतों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतकर उत्तर प्रदेश को हम विकास के पथ पे आगे ले जाएंगे। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप दानिश अंसारी को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि हज के लिए सरकार ने पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं और साथ ही जब निकाय चुनाव के कल नतीजे आएंगे उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड हुकूमत के जरिए लैंड जिहाद के फैसले से उलमा इकराम सख्त नाराज़ हैं। उलमाओं का कहना है कि दरगाह और मज़ार का काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनसे तो भाईचारे और अमन का पैगाम जाता है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी जाती है। लेकिन उत्तराखंड हुकूमत ने दरगाहों और मज़ारों को तोड़ने का जो फैसला लिया है ये बेहद अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ रही होंगी, 2024 भी हो सकता है। साथ ही साथ हमने एक बात और भी कही थी बड़े अदब के साथ कि सिर्फ मज़ारात ही गवर्नमेंट की भूमि पर नहीं है। जितनी इबादत गाहों का आप सर्वे कराएंगे, तमाम मज़ाहिब की, मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहें अक्सर व बेशतर रेवेन्यू पे, रेलवे पे और फॉरेस्ट की ज़मीनों पर है। फिर तो आपको बहुत कुछ मुनहदिम करना पड़ेगा, बहुत बड़े स्टेप लेना पड़ेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके पसपर्दा सियासी मकासद हैं, सियासी मफादात वाबस्ता हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि इसमें इनका कोई मफाद है, बल्कि मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाना और उनकी इज़ार आसानी करना है। इसके अलावा और दूसरा मकसद नज़र नहीं आता। देखिए, जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है, जो हुक्म नाफिज किया है कि दरगाहों को मुनहदिम करने के लिए, ये हुक्म लायक के तज़मीम है, लायक की मज़म्मत है। हम इसका मिलकर उलमा, मशाइख और सूफिया इसकी तरमीम करते हैं और उनको चाहिए कि अपने हुक्म का उदूली करें और जो उन्होंने ये हुक्म नाफिज किया इस हुक्म को वापस लें, वरना जो मोमिनीन है, मुस्लिमीन है, यहाँ तक कि फ़कत मोमिनीन ही नहीं बल्कि हर वो जिसके अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी इंसानियत बाकी है, ख़्वाह वो मुस्लिम धर्म से हो या हिंदू मज़हब से हो या ईसाई या क्रिश्चियन मज़हब के मानने वाले हो, हर एक को बेपनाह तकलीफ़ और बेपनाह रंज व गम होगा। चूँकि ये औलिया इकराम, सुलहा, तय्यबीन, आबिदीन, ज़ाहिदीन और खाशिईन औलिया अल्लाह, सूफ़ी संत का मुल्क है और ख़ास तौर से ये उत्तराखंड सैयदी मखदूम साबरी रज़ियल्लाहु तबारक तआला अन्हु का। लिहाजा मुख्यमंत्री को चाहिए अपने इस करार को वापस लें और ऐसी कोई भी चीज़ मुस्तक़बल में हरगिज़ ऐसी फ़िक्र और ऐसी थिंक हरगिज़ ना सोचें। अगर इसके पीछे कोई दूसरे जवासीस और दूसरे जो है मकासद हैं तो चाहिए कि दुनियावी मकासद में पढ़कर ऐसे गलत फ़ैसले हरगिज़ ना लें, वरना जो है उलमा और सूफिया और हर वो जो कि अमन पसंद हैं वो सब रोडों पर उतर आएंगे, जिसकी वजह से आपस में इख्तलाफात और मुल्क के लिए ये नुकसानदेह होगा। लिहाजा ये फ़िक्र मैं देना चाहता हूँ और
उलमा मशाइख और उलमा सूफिया अतकिया की जानिब से, सूफी संतों की जानिब से, बिलखुसूस उत्तराखंड में जो आज प्रोग्राम हुआ इसकी जानिब से, कि हमारी जो फ़िक्र है वो अमनी फ़िक्र है और हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत के लिए दुआएं की और मोहब्बत को जताया, लिहाजा हम अमन और अमान और शांति का पैगाम देने वाले हजरात हैं। ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के जरिए BDO, BWO और ITDA अफसरान के नाम अक़लियती तरक्की और बुनियादी ज़रूरियात से जुड़े 12 मुतालबों को पूरा करने के लिए अर्ज़ी पेश की। इस अर्ज़ी में कसीर अक़लियती आबादी वाले इलाक़ों में तालीम, सेहत और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ तमाम किस्म की बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के ताल्लुक़ से मुतालबात किए गए हैं। एसोसिएशन के सदर शमीम अली ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मातहत वज़ारत अक़लियती उमूर के ज़रिए कई तरह के मंसूबे चलाए जा रहे हैं, जिसे यकीनी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत झारखंड से पिछले 3 वर्षों में एक भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं गया और केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं जाने के कारण अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो राशि झारखंड को प्राप्त होना था वो 1 रुपया का भी राशि पिछले 3 वर्षों में 2021, 21, 22 और 22-23 में नहीं मिला। अभी हम लोगों के अभियान के बाद जो है झारखंड सरकार ने सभी जिला ITDA पदाधिकारी को, जिला कल्याण पदाधिकारी को और प्रखंड के BDO को जो है प्रस्ताव मांगा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी भी प्रखंड से प्रस्ताव नहीं गया और ना ही कोई जिला से बैठक करके प्रस्ताव दिया गया है। आज हम लोग जो है रातू प्रखंड का दौरा करने के लिए आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने जो है लिखित मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम के माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास, उनके आर्थिक विकास, उनका कृषि से जुड़ा हुआ विकास का मामला हो या उनके क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बहाल करने का जो मामला है उससे रिलेटेड 12 सूत्री मांग पत्र दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि सद्भाव मंडप का निर्माण होना चाहिए, डीप बोरिंग और जल मीनार का निर्माण होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना चाहिए, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, +2 विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए और वैसे उर्दू स्कूल या उन विद्यालयों में जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और क्लासरूम का अभाव है, बैठने का दिक्कत है छात्रों को, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाया जाए या और जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुए जो लोग हैं या कौशल विकास से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए जो है दुकान और शेड का निर्माण किया जाए और कौशल विकास केंद्र खोला जाए। ऐसे कई प्रस्ताव हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रातू को दिए हैं और हम लोग दूसरे प्रखंडों में भी ये प्रस्ताव भेज रहे हैं, चाहे वो झारखंड के किसी भी जिला का हो, और हम लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी प्रस्ताव भेजो और अल्पसंख्यकों के अधिकार से जुड़ा हुआ जो भी योजना है उसको लागू करवाया जाए। इसी के संदर्भ में आज हम लोगों का BDO से वार्ता हुआ है। BDO ने कहा कि 11 तारीख के बाद बैठक करके इन योजनाओं को जो है झारखंड सरकार को और जिला को भेजा जाएगा। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe.